फाइन ग्रेड का, एक मीडियम ग्रेड का होगा और दूसरा फाइन ग्रेड का होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हो और कैसी टाइप की फिनिशिंग आपको चाहिए। सो मैं अब प्रीवियस स्लाइड्स पे आता हूँ और अब आपके लिए मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि इधर पे लिखा क्या है। सो गाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जिस टाइप का वर्क है उसके बेसिस पे हम लोग ग्राइंडिंग मशीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक की क्लासिफिकेशन है ड्राई ग्राइंडर्स एंड वेट ग्राइंडर्स। ये यूजुअली एयरफ्रेम रिपेयर शॉप में आपको मिल जाएंगे। और दोनों की तरफ में देखो, ये अ ड्राई ग्राइंडर यूजुअली हैज अ ग्राइंडिंग व्हील ऑन ईच एंड ऑफ ए शाफ्ट दैट रन्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक मोटर और ए पुली ऑपरेटेड बाय अ बेल्ट। ये दोनों चीज़ों से आप ये अपने ग्राइंडिंग व्हील को घुमा सकते हो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूँ, दूसरे टाइप का जो अपना क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड, ये है वेट ग्राइंडर का। एंड दिस वेट ग्राइंडर हैज अ पंप टू सप्लाई अ फ्लो ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल ग्राइंडिंग व्हील, so the water acts as a lubricant for faster grinding while it continuously cools the edge of the metal, reducing the heat produced by material being ground against the wheel. So यहाँ पे ये दोनों काम इसने कर दिए, दोनों काम इसने कर दिए। एक तो अपना लुब्रिकेंट जैसा काम कर रहा है ये, एंड ग्राइंडिंग को फास्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ है, ये कूलेंट का भी काम कर रहा है। मेटल अगर हॉट हो रहा है या वर्कपीस जो भी है अपना हॉट हो रहा है, उसको ठंडा कर रहा है। सो अगर मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेट ग्राइंडर कहाँ पे यूज़ करेंगे, वुड के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर मेटल पार्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? कीप इट कमिंग। मेटल पार्ट्स ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखना ज़रा। बाकी ग्राइंडर का तो यूज़ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्राइंडिंग से तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। कोई वर्कपीस को ग्राइंड करना है, टूल्स को शार्पन करना है, स्टील को ग्राइंड करना है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को ग्राइंड करना है, मतलब बहुत सारी जगहों पे ड्रिल बिट्स को ग्राइंड करने के लिए, ड्रिल बिट्स का शार्पन करने के लिए, एजेस को शार्प करने के लिए हम लोग ग्राइंडर का यूज़ करेंगे। सो जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है, ये वो वही बोल रहा है, इट इलस्ट्रेट्स अ कॉमन टाइप ऑफ बेंच ग्राइंडर। नेक्स्ट है, the bench grinder is usually equipped with one medium grade and one fine grade abrasive wheel. सो एक मीडियम ग्रेड का होगा और एक फाइन ग्रेड का होगा। मीडियम ग्रेड वाला जो है उसका कोर्सनेस ज़्यादा होगी या रफ ज़्यादा होगा, तो वो व्हील अपना ग्राइंडिंग व्हील रफ होगा और उसमें ज़्यादा अमाउंट का मेटल निकलेगा। सो इट विल बी रिमूविंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या फिर कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। बट जब भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्मूथ फिनिशिंग चाहिए, तब आपको फाइन ग्रेड व्हील के ऊपर ग्राइंडिंग करनी है। ओके अच्छा, अभी ये ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील के मटेरियल यूजुअली दो टाइप में आते हैं, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड और दूसरा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिकॉन कार्बाइड का जो आपका ये व्हील आता है, ये इट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग हार्ड ब्रिटल मटेरियल सच एज कास्ट आयरन। इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सब के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो। बट यूजुअली हार्ड मेटल्स के लिए आप सिलिकॉन कार्बाइड वाला ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करोगे। जबकि आपके पास में दूसरा जो एल्यूमिनियम अलॉय है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राइंडिंग व्हील है, इट इज़ यूजुअली यूज फॉर ग्राइंडिंग स्टील एंड अदर मेटल्स ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपके पास में लेट्स सपोज एक स्टील का रॉड है, ये रहा स्टील का रॉड, स्टील का रॉड है और आपने इस स्टील के रॉड को यहाँ से खींचना शुरू किया, इधर से खींचना शुरू किया, तो कितनी देर तक या कितना टाइम तक ये उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा? ये जो आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो ना इसके ऊपर, ये कितना टाइम तक उस फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है और कितना कहते हैं कितना एंड्योरेंस है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये, या किस लिमिट तक ये टेंशन को रेजिस्ट करेगा। दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ड्रिलिंग मशीन पे आते हैं। सो अब ये अपना फाइनल पावर टूल है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के अंदर मैंने आपको ड्रिल मशीन के पार्ट्स वगैरह सब बता दिए थे ऑलरेडी। वर्कशॉप के अंदर जो अपने पास ड्रिलिंग मशीन रखी हुई है, उसके मैंने अलग अलग पार्ट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग वो जो हैवी मशीनरी है ड्रिलिंग मशीन उसको ही यूज़ करें। हमारे पास हैंड ऑपरेटेड ड्रिल्स भी होते हैं, जिसको हम लोग पोर्टेबल पावर ड्रिल्स बोलते हैं। पोर्टेबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग इसको कहीं पर भी लेके आ जा सकते हैं। So these drills can be operated by electricity or they can be operated by air, which can be compressed air, or basically simply you can say that it is pneumatically operated. So यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये बोल रही है कि जो पोर्टेबल पावर ड्रिल्स है, इनफैक्ट कोई भी मटेरियल कटिंग वाला है,
या कोई भी कटिंग टूल है, आपको ऐसी लोकेशन पे यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए जहाँ पर भी फ्लेमेबल मटेरियल्स रखे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड है कोई भी टूल, तो आप कोशिश करो कि फ्लेमेबल मटेरियल से दूर ड्रिलिंग करो या कोई भी ऑपरेशन करो उससे रिलेटेड। सो बेटर रहेगा आप न्यूमेटिक पावर्ड मशीन यूज़ करो ऐसे मटेरियल्स के पास में। सो ये सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यार ये ऑपरेशन है यार, ये सब चीज़ें सेफ्टी प्रिकॉशन से रिलेटेड है। देख लो इधर पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। दैट यू हैव टू होल्ड द वर्क पीस विद बोथ हैंड्स एंड इट शुड बी फर्मली ग्रिप्ड। और अगर हाथ से नहीं पकड़ना है, अगर ड्रिल मशीन वो बेंच वाला है, सी वैसे तो ये पोर्टेबल पावर ड्रिल्स की बात कर रहा है, बट हम लोग एक जनरल ड्रिल की बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे हमें बेंच वाइज क्या बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल वाइस है, वाइस को रखना है बेड के ऊपर, उसके ऊपर टूल रखना है, फर्मली उसको होल्ड करना है और उसके बाद में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू करना है। जिस चीज़ के ऊपर भी आप ड्रिल कर रहे हो वो चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए, वॉबल नहीं करना चाहिए और उसके अंदर वाइब्रेशंस भी नहीं आने चाहिए। नहीं तो वाइब्रेशंस आएंगे तो आपका पहली बात तो टूल टूटने के चांसेस हैं, और दूसरी चीज़ है कि आपका वर्क पीस भी ख़राब हो जाएगा। जो ड्रिल आपको साइज़ का चाहिए होगा उससे बड़ा ही साइज़ आएगा, छोटा साइज़ आपको मिलेगा नहीं। दूसरी और एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट बिफोर ड्रिलिंग बी श्योर टू प्लेस अ बैकअप ब्लॉक ऑफ वुड अंडर द होल टू बी ड्रिल्ड टू ऐड सपोर्ट टू द मेटल स्ट्रक्चर। यानी कि आपको जो वर्क पीस है उसके नीचे एक मेटल वुड का पीस रखना है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर ड्रिलिंग ऑपरेशन करनी है। द ड्रिल शुड बी इंसर्टेड इन द चक एंड टेस्टेड फॉर ट्रूनेस और वाइब्रेशन। दिस मे बी विजिबली चेक बाय रनिंग द मोटर फ्रीली। ये भी आपको चेक करना है कि जो आपने टूल लगाया है चक के अंदर, इज इट प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट, टाइट है कि नहीं है। अगर वो ढीला होगा तो काम करते करते वो ड्रिल बिट अंदर ही फंस जाएगी होल के अंदर और आपकी मशीन घूमती रहेगी बच्चों। बाद में दिक्कत आएगी, आपको टूल भी टूट सकता है, कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं, हैजार्ड कैन हैपन और एन एक्सीडेंट कैन हैपन। नेक्स्ट है अ ड्रिल बिट दैट वॉबल्स और इज स्लाइटली, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट अ ड्रिल बिट दैट वॉबल्स और इज स्लाइटली बेंड शुड नॉट बी यूज सिंस सच अ कंडीशन कॉजेज एनलार्ज्ड होल्स। यानी कि जहाँ पर भी वाइब्रेशंस हो रहे होंगे वहाँ पे आपको ड्रिलिंग ये इस बिट से नहीं करनी है या फिर उस मशीन से नहीं करनी है। मेक श्योर कि वो मशीन वाइब्रेशन बहुत ही कम है उसके अंदर। एंड द ड्रिल शुड ऑलवेज बी एट राइट एंगल्स। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपको ड्रिल करना है तो ड्रिल बिट हमेशा ही इस वर्क पीस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हमेशा 90 डिग्री पे होनी चाहिए। दूसरे किसी एंगल पे रहेगी तो पहली बात तो आपका फिट एंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगा, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपका होल भी छोटा बड़ा हो सकता है इस केस में भी। और दूसरी चीज़ उसका एंगल भी क्या पता अलग हो तो आप उसके अंदर बाद में बोल्ट भी नहीं फिट कर सको या फिर गलत मैचिंग हो जाए उसकी। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट शुड रिमेन परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस। ये देख लो, हाँ ये मैं आपको बता रहा था। सो न्यूमेटिक ड्रिल जो थे, एक तो था अपने पास इलेक्ट्रिकल टाइप ड्रिल और ये है न्यूमेटिकली पावर्ड। ये यहाँ से एक पाइप या होस आप कनेक्ट करोगे, उसके बाद में ये हैंडल है उसका, ये हैंडल है। जैसे ही आप इस हैंडल को प्रेस करोगे बेसिकली उतना अमाउंट ऑफ एयर या उतनी स्पीड से एयर आएगी अंदर, और उसके बेसिस पे आप आरपीएम को वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इधर पे ये है पर्टिकुलर पोर्शन ड्रिल करने के लिए, ठीक है। ये चक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये चक चक चक, दिस इज अ चक, दिस इज अ जॉ, दिस इज द जॉ। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है दिस इज जॉ एंड दिस इज द चक। सिमिलरली ये तो आपने हर किसी ने देखा ही होगा यार, ये वाला पोर्ट, ये वाली ड्रिल बिट, ये वाली ड्रिलिंग मशीन, ये तो सबने देखी होगी ये वाली मशीन, है ना। बस इसमें कैसा है, ये वाली या तो बैटरी ऑपरेटेड रख सकते हो या फिर इसके अंदर आप न्यूमेटिक रख सकते हो। ये यहाँ से आप कनेक्शन डालोगे इसमें एयर का, या फिर वो इलेक्ट्रिकल पावर्ड रहेगी। सो होपफुली ये तो सबने देखी हुई है। सिमिलरली ये भी है, ये वाली स्ट्रेट है, ये वाली स्ट्रेट है, देखो यहाँ से ये इसका चक है, ये वाला पोर्शन चक है और ये उसकी जॉज है। तो इसके अंदर आप ड्रिल बिट को लगा के फिर आप ड्रिल कर सकते हो। सो दीज आर द पोर्टेबल न्यूमेटिक ड्रिल मोटर्स, यानी कि एयर की हेल्प से आप इनको मूव करोगे, रोटेट करोगे, है ना। एनी डाउट गाइस? एम आई दी ओनली वन? સારું સારું, હવે હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જાઉં છું કે સ્લાઇડ નંબર 13. ટુડે સ્લાઇડ નંબર 13.
आप बड़ी ले जो, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है। इसमें से सिर्फ ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको हार्ड मटेरियल को ड्रिल करना है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टॉर्क चाहिए और लो आरपीएम चाहिए। टॉर्क ज़्यादा, आरपीएम लो। अंडरस्टैंड? हार्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स you have to have higher torque and lower RPM, एंड यूजुअली जो अपने पास पावर ड्रिल्स होती हैं इनका आरपीएम 3000 आरपीएम की रेंज के आसपास में रहेगा। बाकी आप इसमें 90 डिग्री का ड्रिल यूज़ करो, जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, या फिर 45 डिग्री का ड्रिल यूज़ करो। ये फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के आगे वो डिपेंड करेगा कि अपना जॉब कैसा है और कहाँ पर अपने को ड्रिल करने का है। सो वी आर मूविंग ऑन टू द 14th स्लाइड। यहाँ पे एक मज़ेदार पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, 2 होल ड्रिल मोटर्स। ये भाई ये तो ना बहुत ही स्पेशल टाइप के ड्रिलिंग मशीन्स हैं या ड्रिलिंग मोटर्स हैं। ये भी देखो, यहाँ से आपको पाइप से पता चल जाएगा। ये पाइप यूजुअली ऐसा दिख रहा होगा जहाँ से आपको एयर का सप्लाई आप फिट करोगे इसके अंदर, यहाँ पे। सो एयर की सप्लाई फिट करोगे, उसके बाद में ये उसका सॉर्ट ऑफ ये वो है, क्या बोलते हैं, स्विच टाइप है। सो जितना आप प्रेस करोगे उतना ही ये रोटेट करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये एक ड्रिल घूम रहा है यहाँ पे, ये एक शाफ्ट है, ये वाला दूसरा भी शाफ्ट है। तो एक साथ में अगर आपको 2 होल्स करने हैं, इफ़ यू वांट 2 होल्स एट द सेम टाइम, तब आप 2 होल ड्रिल मोटर का यूज़ करोगे। और यूजुअली वो ऐसे पोर्शंस में काम आएगा। देखो इधर पे, देखो ये यहाँ पे आपको अगर कॉमन डिस्टेंस रखना है हर पीस में, हर वर्क पीस में अगर सेम डिस्टेंस रखना है दोनों होल्स के बीच में, तो आप फिर ऐसे टाइप के मोटर्स का यूज़ करोगे। तो ये एक साथ में आपको 2 होल्स मिल जाएंगे। या सी वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। बाई ड्रिलिंग 2 होल्स एट द सेम टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स इज फिक्स्ड एंड द होल्स लाइन अप परफेक्टली विद द होल्स इन द नट प्लेट। नट प्लेट एक वर्क पीस है जिसके ऊपर आपको ड्रिल करना रहेगा। हाँ गाइस, ये है एक मज़ेदार स्लाइड, और इस स्लाइड को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो दिखाऊंगा। आज मैं अपना सारा नेट ख़त्म कर देता हूँ। You are now unmuted. बस आया मज़ा? गुड, ऐसा ही चाहिए। सो ये है डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल बिट एक्सटेंशंस या ड्रिल एक्सटेंशंस। सो जिस तरीके का काम होगा वैसे आप एक्सटेंशंस लगाते रहो और अपना काम करते रहो, काम नहीं रुकना चाहिए। सोनिया, दे दे कपड़े। 4th वन एविएशन स्निप, हाँ वही तो। सो देखो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेट एक्सटेंशन है। अब बस ये खत्म हो गया, स्लाइड खत्म हो गया। लास्ट वाला तो आप खुद ही लुब्रिकेंट्स है तो वो आप खुद देख लेना, उसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा नहीं, कुछ भी समझाने जैसे नहीं, ज़्यादा क्या कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। अब जैसे एक्सटेंशन है ना, इसमें देखो ये वाली जो ड्रिल बिट है, ये देखो इसका साइज़ बढ़ रहा है, लेंथ वाइज ये बढ़ती जा रही है साइज़। तो अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप इसके ऊपर ऐसे कर सकते हो। और अगर मान लो आपके पास में सिर्फ स्टैंडर्ड साइज़ अवेलेबल है ड्रिल बिट का, तो आप फिर भी साइज़ बढ़ा सकते हो। गाइज यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे आप एक्सटेंशन लगा के और ब्रेजिंग कर दो, आपका काम हो जाएगा, ड्रिल बिट बड़ा हो जाएगा। फिर यूट्यूब पे बिल सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ब्रेजिंग करनी है और उसकी हेल्प से आप ड्रिल का लेंथ बढ़ा सकते हो या साइज़ बढ़ा सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो एंगल अडेप्टर लिखा हुआ वो ये वाला है, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे रखा हुआ है ऐसे सॉर्ट ऑफ ना, लगभग 90 डिग्री मान लेते हैं अपन इसको। सो अगर आपको ऐसा कुछ ऑपरेशन करना है तो आप ये यूज़ कर लो, एंगल अडेप्टर। सो अलग अलग टाइप के आएंगे, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये। और उसके बाद में ये स्नेक अटैचमेंट तो आपने लास्ट में देख ही लिया था। स्नेक अटैचमेंट फ्लेक्सिबल टाइप का ड्रिल बिट रहेगा जिसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और ऐसे पोर्शंस में आपको ड्रिल करने में या फिर एज अ स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने में आपको हेल्प मिल जाएगी, जहाँ पर कि यूजुअली हम लोग ड्रिल यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिल बिट नहीं जा सकता है क्योंकि हमें वो जगह ही नहीं मिल रही है उसके अंदर। तब आप ये स्नेक अटैचमेंट का यूज़ कर सकते हो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स कैन बी यूज्ड। ये नॉर्मल ड्रिल प्रेस है जो हम लोग वर्कशॉप में डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये ड्रिल बिट है, इसको फटाफट निकालो यहाँ से। बाकी ये लुब्रिकेशन इक्विपमेंट्स है गाइस, ये आप देख लेना। अगर डाउट आता है तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने जैसा बाकी है, ठीक है। ये देखो ये ड्रिल प्रेस है जो कि हम लोगों ने अच्छे से यूज़ करा हुआ है।
ये जो हैंडल दिख रहा है आपको, ये इस पर्टिकुलर बेड को ऊपर नीचे करने के लिए आएगा। इस बेड के अंदर यहाँ पे आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इसमें अपना वाइस लगा सकते हो और उसके ऊपर अपना पीस को होल्ड कर सकते हो, वर्क पीस को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, ये शायद लाइट वाइट दिखाने के लिए या कुछ भी, या पानी वानी के लिए, पता नहीं, राम जाने। बट ये अपना चक है जहाँ पे आप ड्रिल बिट लगाओगे और फिर उसकी हेल्प से ड्रिल करोगे। ये फीडिंग हैंडल है, ये फीडिंग हैंडल है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो ये इस पर्टिकुलर पोर्शन को नीचे भेज देगा, ड्रिल बिट को नीचे भेजेगा और ड्रिल के ऊपर प्रेशर लगाएगा, यानी कि ड्रिल करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं फिर वर्कशॉप के अंदर। सो ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।